Good afternoon, friends. My name is Mohit, and we are going today discuss about Indian-Afghanistan relations. अफगानिस्तान की हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स की बात करेंगे और देश जब आज़ाद हो गया उसके बाद जो इनका एक्चुअल जो फाइट है किस चीज़ के ऊपर चल रही है, ठीक है, जो अब आजकल तो कंटिन्यू आप देखते रहेंगे कि नई न्यूज़पेपर के ऊपर तो अफगानिस्तान ही छाया हुआ है, ठीक है जी। तो अगर थोड़ा सा मैं इनका इंट्रो दे दूं आपको, तो कई सारे एम्पायर्स थे हिस्ट्री में जिन्होंने अफगानिस्तान के ऊपर इन्वेड करने की कोशिश की, ठीक है। कई सारे ऐसे एम्पायर थे जिन्होंने आक्रमण किया, जिसमें से कई सारे मैं आपको बताऊं, मौर्य एम्पायर हो गया, मैकोडोन एम्पायर हो गया, ठीक है, जिसको अलेक्जेंडर लीड कर रहे थे, मुगल एम्पायर हो गया, एम्पायर ऑफ तिमूर हो गया, दुरानी एम्पायर हो गया, सिख एम्पायर हो गया और लास्ट पे ब्रिटिश एम्पायर, ठीक है। ये मैं बोलता हूं कि इतने पुराने हिस्से से लेकर इतने लास्ट तक ब्रिटिश एम्पायर तक कई सारे एम्पायर ने क्या किया है, इनके ऊपर इन्वेड करने की कोशिश की, ठीक है। वहां पे इवन दैट अफगानिस्तान को जीता भी, पर सिर्फ एक ही फैक्टर की बात करूंगा कि वहां पे कोई भी एम्पायर रूल नहीं कर पाया, कंटिन्यू तक सस्टेन नहीं कर पाया। और उसका रीजन एक ही है, जियोग्राफी, ठीक है। सबसे बड़ी चीज है कि अफगानिस्तान की जो जियोग्राफी है वो इस तरह की है कि वहां पे बंदा आक्रमण बड़े आसानी से कर सकता है, जीतना भी थोड़ा मुश्किल है बट जीत भी लेगा, लेकिन वहां पे सस्टेन नहीं कर सकता, वहां पे बंदा रह नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि वहां की जो जियोग्राफी है वो उनके लिए सबसे एक आप अगर वरदान की तरह भी समझ सकते हो कि एक वरदान है जियोग्राफी उनके लिए, ठीक है जी। लार्जेस्ट रिवर की अगर मैं बात करूं वहां की, तो हेलमंड रिवर है, ठीक है, हेलमंड रिवर, ठीक है। अब मैं जियोग्राफी की बात करता हूं अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, यानी कि उसको कोई भी सी एक्सेस नहीं है, ठीक है, कोई भी वहां पे समुंदर नहीं है, ठीक है, चारों तरफ से वो जमीन से घिरी हुई है, ठीक है। और फिर भी इतने सारे एम्पायरों ने वहां पर क्यों इन्वेड करना चाहा, क्यों आक्रमण किया वहां पे? सबसे बड़ी चीज क्या है कि उनकी जो लोकेशन है वो सेंट्रल लोकेशन है। देखिए, अगर मैं बात करूं यूरेशिया से जो मंगोल्स वगैरह आए थे, ठीक है, मिडिल ईस्ट से जो पर्शिया एम्पायर आया था, या साउथ एशिया से इंडिया के जो एम्पायर गए थे वहां पे, तो इन तीनों के लिए ये बीच में जो है ये सेंट्रल लोकेशन है अफगानिस्तान की, कि अगर बाय द वे साउथ एशिया से इंडिया ने जाना होगा तो बीच में अफगानिस्तान पड़ेगा ही पड़ेगा। यूरेशिया से अगर किसी एम्पायर ने आना होगा तो बीच में अफगानिस्तान पड़ेगा ही पड़ेगा। मिडिल ईस्ट से किसी ने आना होगा तो पर्शिया, जैसे कि पर्शिया एम्पायर आया था, तो तब भी बीच में अफगानिस्तान जो है वो पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है। तो अभी अगर मैं अफगानिस्तान के आपको चार जो इनकी सिटीज है, मेन सिटीज है, मेजर सिटीज जिनकी अगर मैं बात करूं, तो काबुल है, कंधार है, हिरात है और मजार शरीफ है। काबुल जो कि ईस्टर्न पार्ट में, नॉर्थन ईस्टर्न पार्ट में बोल सकते हो आप, ईस्टर्न पार्ट में, कंधार जो है साउथ में है, हिरात जो है वो वेस्ट में, और मजार शरीफ जो कि नॉर्थ में है, ठीक है। इन चारों को कनेक्ट जो करता है वो एक हाईवे है, ठीक है, जिसको गार्लैंड अफगानिस्तान भी बोला जाता है, यानी कि एक माला की तरह इस जो हाईवे है इसने चारों सिटीज को कनेक्ट करके रखा हुआ है, ठीक है जी। उसके बाद अगर हम बात करें तो जो अफगानिस्तान है ना, अफगानिस्तान को बोला जाता है द ग्रेव यार्ड ऑफ एम्पायर्स, यानी कि एम्पायरों की कब्रगाह माना जाता है इसको। क्यों ऐसी बात क्यों माना जाता है? मैंने पहले भी वही बात करी कि अफगानिस्तान में इन्वेड करना बहुत आसान है, आक्रमण करना बहुत आसान है, डिफिकल्ट है वहां पे जीतना, लेकिन बंदा जीत भी जाएगा। लेकिन वहां पे इम्पॉसिबल है रूल करना, ठीक है। किसके लिए? फॉरेन पावर्स के लिए। मैं वहां के जो ग्रुप्स हैं, ट्राइबल्स ग्रुप्स हैं, या वहां के जो भी किंग्स हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं बाहर की फॉरेन पावर की बात कर रहा हूं कि फॉरेन पावर ने वहां पर रूल करना उनके लिए बहुत मुश्किल है। क्यों? रीजन क्या है? जियोग्राफी। जियोग्राफी क्यों है? क्योंकि जो अफगानिस्तान है ना, अफगानिस्तान का मैक्सिमम जो इलाका है वो माउंटेन रेंज है। जो भी फॉरेन पावर आती है वो क्या करती है कि जो सिटीज वगैरह होती हैं वहां पर कब्जा कर लेती है, बट जो रूरल एरियाज हैं वहां पर कब्जा नहीं कर पाती। क्यों नहीं कब्जा कर पाती? क्योंकि वहां के जो इलाका है वो सारा का सारा माउंटेन एरिया है, ठीक है, पहाड़ी इलाका है, जहां पर आर्मी को जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और वहां के जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वहां से छुप छुप कर उनके ऊपर हमला कर सकते हैं, और इसकी वजह से वो उनको रूरल एरियाज के ऊपर राज करने के लिए नहीं देते। एक बात। दूसरी बात क्या है कि वहां के जो ट्राइबल्स हैं, ट्राइबल्स एथनिक ग्रुप्स हैं, कई सारे ट्राइबल्स एथनिक ग्रुप्स हैं, उनकी एक चीज ये देखने में मिलती है कि कभी भी अगर फॉरेन पावर उनके ऊपर अटैक करती है वो सारे इकट्ठे होकर उनके खिलाफ लड़ते हैं। लेकिन जैसे फॉरेन पावर वहां से चली जाती है तो वो क्या करते हैं, खुद में लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। किस चीज के लिए? कि हाँ जी, अब यहां पे राज किसका चलेगा, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि अफगानिस्तान में हिंदू कुश माउंटेन जो है, हिंदू कुश माउंटेन जो है वो पूरे अफगानिस्तान को दो हिस्सों में बांट देते हैं, ठीक है, नॉर्थन पार्ट, साउथर्न पार्ट। बीच में से हिंदू कुश जो माउंटेन्स है वो निकलते हैं, ठीक है। मैक्सिमम एरिया मैंने आपको बता दिया कि माउंटेन एरिया, ठीक है। साउथ साइड में डेजर्ट एरिया भी है, ठीक है, बट मैक्सिमम एरिया जो है माउंटेन एरिया है।
एथनिक ग्रुप्स की अगर मैं बात करूं, वहां पे जो जो एथनिक्स ग्रुप्स हैं, पश्तून, ताजिक, हजारा, उज्बेक। पश्तून जो कि 42% है, मेजर ग्रुप्स हैं ये, ऐसे नहीं है, दूसरे ग्रुप्स भी हैं वहां पे, बट मेजर जो 4 ग्रुप्स हैं, पश्तून, ताजिक, हजारा, उज्बेक। पश्तून 42% है, ताजिक 27% है, हजारा 8% है और उज्बेक 9% है। मेजर 4 ग्रुप्स की अगर मैं बात करूं तो जो ये लाइट ग्रीन एरिया नहीं, जो मैं मैप दिखा रहा हूं, इसमें जो ये लाइट ग्रीन एरिया है, ये है पश्तून का, ठीक है। आधी पश्तून की जो पॉपुलेशन है वो रहती है अफगानिस्तान के अंदर, आधी पॉपुलेशन जो रहती है वो रहती है पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। आधी पॉपुलेशन। ऐसा क्यों हुआ था? ऐसा इसलिए होता कि जब ट्रेडिशनल पश्तून एरिया था ना, जो पहले टाइम पे पश्तून एरिया था, जब अफगानिस्तान पाकिस्तान दोनों कनेक्टेड थे, पहले तो इस तरह की बॉर्डर लाइंस होती नहीं थी, तो ये जो दोनों के दोनों जुड़े हुए थे ना ब्रिटिश टाइम के ऊपर, तो ब्रिटिश ने क्या किया, इन दोनों को डिवाइड कर दिया, बीच में से एक लाइन खींच दी जिसको बोला गया दुरंद लाइन। क्यों किया? क्योंकि ब्रिटिश की जो स्टार्टिंग से स्ट्रेटेजी रही थी कि डिवाइड एंड रूल, ठीक है। क्या स्ट्रेटेजी थी? उनको लगा कि पश्तून पॉपुलेशन यहां पे क्या हो रही है कि मेजर बन रही है, ठीक है, कल को आके वो हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, तो उन्होंने बीच में एक लाइन खींच दी और बोल दिया कि हाँ जी ये पाकिस्तान में आ रहा है और ये अफगानिस्तान में आ रहा है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि वो ना इधर ज्यादा स्ट्रांग हो पाएंगे ना उधर ज्यादा स्ट्रांग हो पाएंगे। ये स्ट्रेटेजी थी ब्रिटिश टाइम की। उस टाइम पे ये दुरंद लाइन जो है, ये मैं आपको मैप पे दिखा रहा हूं, ये दुरंद लाइन जो है ये खींची गई थी। लेकिन इस दुरंद लाइन की सबसे बड़ी चीज मैं आपको ये बता दूं कि ये कोई बॉर्डर की तरह, जैसे इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर है, लाइटिंग वगैरह लगी हुई है, फेंसिंग वगैरह करी हुई है, उस टाइप का नहीं है। ये नॉर्मल एक बस लाइन खींची गई है सिर्फ मैप के ऊपर ही। सामने अगर एक्चुअल बात करें हम, अगर ग्राउंड लेवल पे बात करें, तो इस तरह का कुछ भी नहीं है। वहां पे पाकिस्तान के बंदे अफगानिस्तान आ सकते हैं, अफगानिस्तान के बंदे पाकिस्तान जा सकते हैं, और जब भी अफगानिस्तान के अंदर टेररिस्ट अटैक्स हुए हैं तो वहां से जो टेररिस्ट हैं वो पाकिस्तान में जाके छुप जाते हैं और चलता रहता है वहां का, ठीक है। ये सबसे बड़ी चीज है वहां पे, ठीक है। एग्रीकल्चर लैंड की अगर मैं बात करूं तो सिर्फ 12% लैंड जो है वो एग्रीकल्चर, इस तरह का नहीं जिसके इंडिया में एग्रीकल्चर लैंड इतनी ज्यादा है कि लोग खुद सस्टेन कर जाते हैं, जितनी मर्जी पॉपुलेशन बढ़ाते जाओ, क्या टेंशन है, ठीक है। खुला डुला पड़ा हुआ हमारे पास एग्रीकल्चर एरिया, तो वहां पे ऐसा नहीं, सिर्फ 12% वहां का जो लैंड है वो एग्रीकल्चर एरिया। दूसरी प्रॉब्लम वहां की क्या, लार्ज नंबर ऑफ रेफ्यूजीज, ठीक है। जब पाकिस्तान और ईरान, मतलब मैक्सिमम जो रेफ्यूजीज हैं लार्ज नंबर पे पाकिस्तान और ईरान में रह रहे हैं पिछले 40 साल में जो वॉर चल रही है उसकी वजह से, ठीक है। और वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कौन? अफगानिस्तान। क्या? जो ये हीरोइन निकलती है, ठीक है, ठीक है। हीरोइन की जो खेती होती है, यानी कि पूरे 90% जो हीरोइन पूरे वर्ल्ड में है, जिसकी वजह से अफीम बनती है, ठीक है, वो अफगानिस्तान से ली जाती है, ठीक है। और इसी की वजह से कई सारे जो टेररिस्ट ग्रुप हैं उनको फंड भी मिलती है, ठीक है। एक दूसरी बात क्या है कि खैबर पास की बात करूं मैं, जो खैबर पास नियर पेशोवर के नजदीक है, ठीक है। वो क्या है, अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान को कनेक्ट करता है। ये खैबर पास जो है दोनों को कनेक्ट करता है, ये खैबर पास, ठीक है। ये कहां पे है? तोरखम बॉर्डर के नजदीक में है, ठीक है। तोरखम बॉर्डर जो है वहां पे है ये, ठीक है, खैबर पास, जिसकी वजह से पाकिस्तान और अफगानिस्तान जो है ये कनेक्ट हो सकते हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। दूसरी बात क्या, अब मैं आता हूं कि जो ये तालिबान का आज का मसला चल रहा है, ये कैसे हुआ, कहां से बना, क्या हुआ, ठीक है, तो उसकी बात करते हैं हम। ग्रेट गेम मैं बोलूंगा इसको, द ग्रेट गेम है ये हुई। क्या ग्रेट गेम हुई कि कंफ्लिक्ट चल रहा था 2 मेजर ग्रुप्स के अंदर, ठीक है। किन के अंदर पॉलिटिकल गेम थी ये, दो मेजर ग्रुप्स के अंदर, किन के अंदर था। सुपरमेसी की बात है कि सेंट्रल एशिया के अंदर राज कौन करेगा, दोनों करना चाहते थे, रशिया और दूसरा कौन ग्रुप था? ब्रिटिश इंपायर, ठीक है। ब्रिटिश इंपायर और रशियन इंपायर दोनों के दोनों चाहते थे कि सेंट्रल एशिया के ऊपर हमारा राज हो। 19th सेंचुरी की बात करूंगा मैं, ठीक है। तो होता क्या था कि जो, जैसे कि मैं आपको मैप के अंदर दिखा रहा हूं, ऊपर से इंपीरियल रशिया है, यहां से पर्शिया आ रहा है, किंग डायनेस्टी यहां से है, ठीक है, ब्रिटिश इंपायर यहां से। चारों के लिए जो सेंट्रल लोकेशन जो थे अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान के ऊपर जिसका भी कब्जा हो जाता तो वो कोशिश दूसरों के लिए ये हो जाता कि हाँ ये ऊपर भी आ सकता है या नीचे भी आ सकता है। इस तरह का सिस्टम था वहां पे। तो ब्रिटिश इंपायर और रशियन इंपायर के बीच में ये कॉन्फ्लिक्ट था कि अफगानिस्तान को अगर हम एक बार ले लें तो रशियन इंपायर को हम नीचे आने से रोक सकते हैं, या रशियन इंपायर को ऐसा लग रहा था कि ब्रिटिश इंपायर का अगर कब्जा वहां पे ना हो, हमारा हो जाए, तो हम साउथ में ब्रिटिश इंपायर के इंडिया में जाके राज कर सकते हैं। तो 1919 में यह मसला खत्म होता है और ब्रिटिश जो है, ब्रिटिश इंपायर एक ट्रीटी साइन करता है और जो वहां के अफगानिस्तान के इंडिपेंडेंट अफगानिस्तान घोषित किया जाता है कि आज के बाद अफगानिस्तान जो है वो इंडिपेंडेंट है। वहां के जो किंग होते हैं उसको एक गवर्नमेंट बैठा के उनको बता दिया जाता है कि आज के बाद आप रूल करो, और वहां से जो अंग्रेज हैं 1919 में चले जाते हैं और इसी दिन को ये अपना इंडिपेंडेंस डे भी मनाते हैं, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या हुआ था कि अफगानिस्तान को एक बफर जोन की तरह रशियन और
ब्रिटिश एम्पायर ने बना दिया था कि कोई भी यहां पे नहीं जाएगा, ना हम जाएंगे ना आप जाओगे, ठीक है, जिसकी वजह से ना आप नीचे आ सकते हो ना हम ऊपर आ सकते हैं, दोनों को खतरा नहीं होगा, बफर जोन की तरह बना दिया था किसको, अफगानिस्तान को। उधर से आगे अगर हम चलें तो जब मिडिल ऑफ 20th सेंचुरी की बात करें, जब 20th सेंचुरी के बीच बीच की बात करें, तो जो किंग थे जहीर शाह, उस टाइम पे किंग जहीर शाह थे, उन्होंने मॉडर्न रिफॉर्म्स की बात करी 1960 में। मॉडर्न रिफॉर्म्स की क्या बात करी उन्होंने, इलेक्शंस की बात करी, पॉलिटिकल राइट्स की बात करी, वुमेन एजुकेशन की बात करी। हालांकि ये किंग थे, राजा थे, ये वहां के कोई प्रेसिडेंट नहीं थे, प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, फिर भी इन्होंने इलेक्शंस की बात करी, पॉलिटिकल राइट्स की बात करी, वुमेन्स एजुकेशन की बात करी, ठीक है। और अफगानिस्तान 1919 से लेकर 1960 तक किसी भी, चाहे वो वर्ल्ड वॉर हो, चाहे वो कोल्ड वॉर हो, कहीं पे भी ना उसने किसी को सपोर्ट किया, ना कहीं पे पार्टिसिपेट किया, ठीक है। और जैसे ये मॉडर्न रिफॉर्म्स आए तो क्या होता है, जो इनके साथ में कजिन, जो दाऊद खान कजिन थे इनके, उन्होंने क्या किया 1973 में इन राजा को हटा दिया और खुद राज्य की गद्दी पे बैठ गए, लेकिन एज अ किंग नहीं, एज अ प्रेसिडेंट एंड पीएम, दोनों खुद को मान ले कि मैं प्रेसिडेंट भी हूं, मैं पीएम भी हूं, और जो किंग जहीर शाह थे उनको हटा दिया इन्होंने, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, एक सौर कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन होता है। सौर कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन का क्या मतलब है, सौर क्या है, सौर ये है कि जो पर्शिया, जो फारसी लैंग्वेज है, उसमें क्या बोला जाता है, मंथ को सौर बोला जाता है। तो 1978 में क्या होता है कि जो पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अफगानिस्तान बनती है, PDPA, ये पार्टी जो बनती है, ये क्या करती है, दाऊद खान को हटा देती है सत्ता से, ठीक है, हटा देती है और खुद का रूल वहां पे बना देती है। लेकिन इसने हमेशा, जो ये पार्टी थी, इसने फिर वही बात करी किसकी बात, मॉडर्नाइजेशन की, जो कि किंग जहीर शाह ने 1960 में करी थी, ठीक है। तो इन्होंने 1978 में फिर वही उसी चीज के ऊपर चले, मॉडर्नाइजेशन की इन्होंने बात करी, ठीक है। और ये कम्युनिस्ट पार्टी थी, ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी थी, या ये याद रखिएगा, कम्युनिस्ट पार्टी थी ये, ठीक है। तो इन्होंने क्या करा, वही जैसे कम्युनिस्ट पार्टी, कम्युनलिज्म में होता क्या है कि हाँ, उनका मेंटलिटी यही है कि हाँ जी, जो भी लैंड है वो सब में बराबर बराबर बननी चाहिए, किसी के पास ज्यादा किसी के पास कम, इस तरह का नहीं होना चाहिए। तो इन्होंने क्या कर दिया, लैंड रिफॉर्म्स ला दिए। लैंड रिफॉर्म्स लाए तो जो रूरल एरियाज के लोग थे वो इनके खिलाफ आ गए। क्यों, क्योंकि वहां खिलाफ क्यों आए, ठीक है, खिलाफ इसलिए आए क्योंकि वो जो रूरल एरियाज के लोग हैं, जो अफगानिस्तान की कबायली संस्कृति रही है, उनका ये मानना है, वो ज्यादा इसके ऊपर, गवर्नमेंट के ऊपर ज्यादा भरोसा नहीं करते, या गवर्नमेंट चीजों के, जैसे गवर्नमेंट चलती है उस चीजों के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं करते, टैक्स के ऊपर ये ज्यादा फोकस नहीं करते, ये अपनी जो पुरानी ट्रेडिशनल टाइम से ये एक संस्कृति लेकर आ रहे हैं, उसी के ऊपर ये फोकस करते हैं, ठीक है, इन चीजों को फॉलो नहीं करते हैं। तो होता क्या है कि धीरे धीरे जो रूरल एरियाज हैं वहां पर क्या होने स्टार्ट हो गया, विद्रोह छड़ना स्टार्ट हो गया। जब विद्रोह छड़ना स्टार्ट हो गया तो जो PDPA थी, उन्होंने क्या की, कुछ गोलियां चलाई कुछ रूरल एरियाज के पीपल्स के ऊपर, ठीक है। होता क्या है कि जब गोलियां चलाई तो कई सारे वहां के जो ग्रुप्स थे, रूरल एरियाज के ग्रुप्स थे, तो उन्होंने हथियार वगैरह भी उठा लिया। अब क्या होता है कि जो PDPA थी वो क्या करती है, अपने माए बाप जो थे उनके उस टाइम पे, उनसे मदद मांगती है। और कौन है पूरे वर्ल्ड के अंदर कम्युनिस्ट की अगर मैं बात करूं, कम्युनिस्ट के माँ बाप कौन है, रशिया, और उस टाइम पे वो USSR थे, ठीक है। तो उनसे वो मदद मांगती है। जब उनसे वो मदद मांगती है तो ऑब्वियसली बात है वो उनकी मदद करेंगे, क्योंकि उनको क्या लगता है कि कम्युनिस्ट पार्टी है वहां पे, ठीक है, कम्युनिज्म को बढ़ा रहे हैं, तो क्यों ना हम वहां पे मदद मांगे। तो वो क्या करते हैं, अपने एडवाइजर्स भेजते हैं, इक्विपमेंट भेजते हैं, किसके लिए, हेल्प करने के लिए, ताकि उनकी हेल्प हो सके जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट वहां पे थी। तो सोवियत अफगान वॉर होती है 1979 से चली, ये 89 के बीच में 10 साल तक ये चली थी, ठीक है। USSR ने अपनी आर्मी अफगानिस्तान में क्यों भेजी, ठीक है, सबसे बड़ा रीजन ये आता है क्योंकि सबसे बड़ी चीज क्या थी, पहले तो जब आर्मी वहां पे आई तो PDPA के जो हफीजुल्लाह अमीन थे उनको उन्होंने पावर में बैठाया, ठीक है, लेकिन बाद में उन्होंने ही उनको मरवा भी दिया। क्यों, क्योंकि जो आर्मी थी ना, उनको ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था उनके साथ, मतलब कि अच्छे नहीं लगते थे उनको वो, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, 3 महीने तक ही रहा ये बंदा और इसको मार दिया गया, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जो रूरल एरिया से अंदर थे ना, वो जो रिबेलियंस थे, धीरे धीरे काफी स्ट्रांग बनते गए। होते होते क्या होता है, क्योंकि लैंड प्लस मॉडर्नाइजेशन की वजह से जो वो तंग आए होते कि नहीं, हमें ये चीज नहीं चाहिए। तो एक चीज ये भी थी, दूसरी चीज ये भी थी रशिया को, USSR को, कि कहीं ना कहीं उनको ये लगता था कि जो उस टाइम पे क्या हुआ, हालांकि ये चीज मेंशन नहीं की गई है, फिर भी मैं आपको बता रहा हूं कि ईरान के अंदर क्या हुआ था उस टाइम पे, इस्लामिज्म
बढ़ रहा था, बहुत बुरे तरीके बढ़ रहा था, और वहां पे एक इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ था। तो यूएसएसआर को यह डर लग रहा था कि कहीं वो इस्लामिक रेवोल्यूशन अफगानिस्तान के भी अंदर ना आ जाए, इसीलिए हम ये करते हैं अपने बंदूकों को वहां पे भेज के उन चीजों, अगर वो आने की कोशिश भी करे तो हम उनको रोक सकते हैं। 1979 की बात है। तो 1979 क्रिसमस ईव के ऊपर आर्मी जो है मार्च करती है। कहां पे मार्च करती है? अफगानिस्तान के अंदर। क्रिसमस ईव का मतलब क्या होता है? एक होता है, देखो, क्रिसमस ईव 25 दिसंबर के एक दिन पहले होती है। जैसे क्रिसमस 25 दिसंबर को होती है और 24 दिसंबर को होती है क्रिसमस ईव, जिसको बोला जाता है। 1979 24 दिसंबर 1979 को यूएसएसआर की जो आर्मी है अफगानिस्तान के अंदर आ जाती है। जैसे ही अफगानिस्तान के अंदर आर्मी आती है तो जो वर्ल्ड के 34 मतलब 34 मुस्लिम नेशन जो लोग जो कंट्रीज थी, नेशंस थे, ठीक है, उन्होंने क्या किया, एक तो उन्होंने भी कड़ी निंदा की और यूनाइटेड नेशन जो जनरल असेंबली है वहां पर भी इसको काफी अपोज किया। किसको? यूएसएसआर को, कि सोवियत आर्मी को। उस टाइम पे सोवियत आर्मी भी बोलते, यूएसएसआर भी बोल जाता था। तो इसको काफी ज्यादा मतलब कि अपोज किया कि नहीं, ये डायरेक्ट कैसे अपनी आर्मी कहीं पे भी भेज सकते हैं, ठीक है, इस टाइम का तो होता ही नहीं, ये तो पुराने टाइम पे हुआ जाता, तो इस तरह से कैसे कर सकते हैं। लेकिन सोवियत आर्मी ने एक भी बात नहीं मानी और सिटीज के अंदर कंट्रोल करते गए, लेकिन रूरल एरियाज पे कंट्रोल नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? मैंने वही पहली बात बताई जब स्टार्टिंग में बोला था, जियोग्राफी की बात करी थी। क्यों? क्योंकि वहां पे इन्वेड करना बहुत आसान है, कनकर करना डिफिकल्ट है, बट रूल करना इम्पॉसिबल है। आज तक तो नहीं हो पाया, फ्यूचर में हो जाएगा तो एक अलग बात है। तो होता क्या है कि एक वॉर छिड़ जाती है। उस वॉर का नाम दिया क्राई फॉर होली वॉर की धार्मिक वॉर, धार्मिक युद्ध जिसको नाम दिया गया। जो मुस्लिम नेशंस थे उन्होंने एकत्रित होके इनके खिलाफ, ठीक है। तो होता क्या है कि उनका मानना यह था कि देखो, सोवियत यूनियन के अंदर ये जो वहां की मेंटलिटी है वो ये मानते हैं कि कोई गॉड है ही नहीं, भगवान कोई है ही नहीं, ठीक है। वो क्या है? एथीस्ट है, ठीक है, एथलीज्म को वो फॉलो करते हैं, ठीक है। तो इनका मानना क्या था, जो अफगानिस्तान के पीपल्स थे या जो भी 34 नेशन मुस्लिम नेशंस थे, उनका यह मानना था कि जो लोग भगवान को मानते ही नहीं है वो हमारे ऊपर राज कैसे कर सकते हैं या वो हमारी प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये चीज चलती है। कई सारे रेबल्स ग्रुप जो होते हैं या वॉरलॉर्ड जो होते हैं वो ज्वाइन करते हैं और रेबिलियंस कई सारे ग्रुप्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं। तो उस टाइम पे जो ये मुजाहिदीन बने थे, ठीक है, फाइटर मुजाहिदीन जो फाइटर बने थे होली वॉर के अंदर, जिन्होंने इस वॉर को जिहाद नाम दिया, ठीक है, और जो लोग लड़ रहे थे उनको मुजाहिदीन बोला गया, ठीक है। तो जगह जगह से क्या होने लगा कि यूथ आने लगे जगह जगह कंट्री से और अपना पार्टिसिपेशन देने लगे। इनको सपोर्ट, इतने सारे ग्रुप्स को सपोर्ट कौन कर रहा था? पाकिस्तान भी कर रहा था, सऊदी अरबिया भी कर रहा था, तुर्की भी कर रहा था, चाइना भी कर रहा था, यूएसए भी कर रहा था। चाइना क्यों कर रहा था? 1962 में, हालांकि चाइना भी कम्युनिज्म को फॉलो करता है, कम्युनिस्ट को फॉलो करता है, बट 1962 में एक स्प्लिट हो गया था इनके बीच में, यूएसएसआर और चाइना के बीच में। एक बात। दूसरी बात क्या थी? यूएसए क्यों सपोर्ट कर रहा था? यूएसए इसलिए सपोर्ट कर रहा था क्योंकि मैंने आपको थोड़ा सा नॉलेज हो तो कोल्ड वॉर के टाइम पे एक दो ग्रुप थे, यूएसएसआर और यूएसए, तो इनके बीच में कंटेनमेंट पॉलिसी चलती थी कि यानी लड़ाई मतलब कि बॉम्बिंग वगैरह नहीं करनी है, ठीक है, हथियार नहीं उठाने हैं। लेकिन कंटेनमेंट पॉलिसी का क्या मतलब है कि दूसरे की जो सोच विचार है उनको दूसरी कंट्रीज के अंदर रोक दो। यानी कि अगर यूएसए की चीज को लेकर चलता है, अगर यूएसए जो है वो अगर सेकुलरिज्म की बात करता तो वो दूसरी कंट्रीज में ना फैलाए। और यूएसए हमेशा ये चीज सोच के चलता था कि रशिया अगर कम्युनिज्म को फॉलो करता है तो वो दूसरी कंट्रीज के अंदर नहीं फैलाए। तो इसीलिए यूएसए ने भी सपोर्ट किया। तो गुरिल्ला वॉरफेयर अपनाया किन्हों ने? जो वहां के वॉरलॉर्ड्स थे, जो वहां के फाइटर्स थे, मुजाहिदीन, उन्होंने गुरिल्ला वॉरफेयर छुप छिप के युद्ध करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो कई सारे यंग पीपल्स भी वहां पे ज्वाइन किए, जैसे कि मैंने आपको बताया जगह जगह से आ रहे थे। तो उस टाइम पे जो सऊदी अरबिया से एक रिच फैमिली, काफी अमीर फैमिली थी सऊदी अरबिया की, तो उनके एक जो यंग सन थे जिनका नाम क्या था? उसामा बिन लादेन, जो के बाद में ये उसामा बिन लादेन बने थे, इतने बड़े टेररिस्ट बने थे, ठीक है। तो वो क्या करते हैं? वो भी ज्वाइन करते हैं अफगानिस्तान में आके 1980 में, ठीक है। अब उनके अलावा और भी कई सारे वेरियस वॉरलॉर्ड्स थे, ठीक है। अहमद शाह मसूद, जो कि बाद में नॉर्दर्न अलायंस बनता है, ये याद रखेगा, नॉर्दर्न अलायंस में आगे इसके बारे में डिस्कस जरूर करूंगा। अहमद शाह मसूद नॉर्दर्न अलायंस बाद में बनाते हैं, ठीक है। तालिबान बनता है, अलकायदा बनता है, कई सारे ग्रुप्स इमर्ज होकर आते हैं 1990 में, ठीक है, 1980 में, सॉरी। तो ये जो वॉर चलती है किसके खिलाफ? मतलब यूएसएसआर के खिलाफ थे सारे के सारे, ठीक है। होता क्या है
यूएसए क्या करता है, कई सारे मतलब फंड्स प्रोवाइड करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है, इक्विपमेंट प्रोवाइड कर रहा था। कैसे इक्विपमेंट प्रोवाइड कर रहा था, कैसे इतना सारा सामान कैसे दे रहा था, वो क्या करता था, पाकिस्तान तक पहुंचाता था और पाकिस्तान फिर आगे आईएसआई के जरिए जो अफगानिस्तान के अंदर ये सारे के सारे पहुंचाता था, ठीक है। अब क्या होता है, गेम चेंज कहां से होती है, इंपोर्टेड डेवलपमेंट जिसकी मैं बात करूं, जहां से गेम चेंज हो जाती, यहां तक क्या चल रहा था कि ना यूएसएसआर रूरल एरियाज के ऊपर कब्जा कर पा रही थी और ना वहां के जो मुजाहिदीन थे वो सिटीज के ऊपर कब्जा कर पा रहे थे, 50-50 चल रहा था, ठीक है। लेकिन गेम चेंज कहां से होती है, गेम चेंज होती है स्ट्रिंगर मिसाइल से। स्ट्रिंगर मिसाइल ये क्या है, ये गेम चेंजर की तरह आती है, बड़ी हल्की थी, पोर्टेबल थी और हैंड हेल्ड थी, यानी कि सरफेस टू मतलब सरफेस टू एयर मिसाइल थी, ठीक है, यानी कि इसको जमीन से आसमान में मारा जा सकता था। होता क्या था कि यूएसएसआर के हेलीकॉप्टर्स, यूएसएसआर के एरोप्लेन्स ऊपर से आते थे, फाइटर्स जेट्स जो थे वो आते थे और वहां पे बॉम्बिंग वगैरह करके चले जाते थे। तो ये क्या करते थे, कुछ भी नहीं कर सकते थे। लेकिन जैसे स्ट्रिंगर मिसाइल आई, तो मैं ये आपको फोटो भी दिखा रहा हूँ, यहाँ पे एक बंदे, ये जो बंदे हैं ये क्या कर रहे हैं, नीचे से निशाना लगा रहे हैं और इन्होंने पूरे हेलीकॉप्टर को उड़ा दिया और उसके ऊपर जाके फोटो भी खिंचवा रहे हैं। तो ये स्ट्रिंगर मिसाइल एक गेम चेंजर की तरह आई, तो उसकी वजह से क्या होने लगा कि यूएसएसआर के अब हेलीकॉप्टर वगैरह वहां पे नहीं आ पा रहे थे, ठीक है। तो अमेरिका ने सप्लाई किया 1985 से लेकर 1986 के बीच में, अमेरिका ने सप्लाई किया मुजाहिदीन को, ठीक है, स्ट्रिंगर मिसाइल जो कि गेम चेंजर की तरह आई थी। अब क्या होता है, अब ये होता है सोवियत यूनियन को वापस जाना पड़ेगा। क्यों जाना पड़ेगा, होता क्या कि 1985 में सोवियत यूनियन के जो जनरल सेक्रेटरी थे मिखेल गोर्बचाव, ठीक है, अगर कहीं पे इसकी थोड़ी प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम आ रही होगी तो समझ जाएगा क्योंकि प्रोनाउंसिएशन इसकी बड़ी स्ट्रॉन्ग है। तो मिखाइल गोर्बचाव ऐसे कुछ नाम है इनका। तो ये आए थे उस टाइम पे, सोवियत यूनियन के जनरल सेक्रेटरी बने थे, 1985 की बात है, यूएसएसआर के। तो इन्होंने बोला कि यार, इन्होंने अपनी आर्मी को वापस ला लिया। क्यों, उन्होंने बोला कि यार हमें ना जरूरत नहीं है अपने किस चीज के एक्सपेंड करने के चक्कर में हम अपनी आर्मी को कहीं ना कहीं भेजे जा रहे हैं, कभी इधर कभी उधर। हम अपने आप देश के ऊपर फोकस करना चाहते हैं, हमें अपने देश के ऊपर फोकस करना जरूरी है। तो ये वहां से अपनी आर्मी को वापस ले आते हैं 1985 में। 1986 में क्या होता है कि यूएसएसआर, मैंने वही बात करी कि वहां पे क्या करती, 1986 में वहां की जो गवर्नमेंट बनाती है, गवर्नमेंट बना के जाती है जिसका लीडर किसको बनाया जाता है, मोहम्मद नजीबुल्लाह को, ठीक है। और 1989 में सारी की सारी जितनी फोर्स होती है वो लेफ्ट कर देती है, वापस आ जाती है। 10 साल तक ये युद्ध चला था, ठीक है, 1979 से 1989 तक, ठीक है जी। अब क्या होता है, जैसे ही वहां से यूएसएसआर भागा, और मैंने आपको पहले बोला था कि फॉरेन पावर के खिलाफ ये सारे इकट्ठे होके जरूर आते हैं, लेकिन जैसे फॉरेन पावर भाग जाती है तो फिर क्या होता है कि वहां के जो वॉरलॉर्ड्स होते हैं, वो जितने फाइटिंग वहां के जो जितने फाइटर्स वगैरह थे, वॉरलॉर्ड्स वगैरह थे, वो आपस में लड़ना स्टार्ट कर देते हैं सुपरमेसी के लिए, ठीक है। अब मोहम्मद नजीबुल्लाह की सरकार भी थी और साथ में जितने ये ग्रुप्स बने थे, ये एक दूसरे के बीच में लड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। तो अफगान सिविल वॉर हो जाती है 1989 से स्टार्ट होती है 1996 तक, ये भी समझ लीजिए 10 साल तक चली थी। 1991 में क्या होता है, 1991 में कोलैप्स हो जाता है, यूएसएसआर बट जाता है 15 कंट्रीज के अंदर, ठीक है। 1992 में जो नजीबुल्लाह थे उनकी गवर्नमेंट भी बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है, क्योंकि उनको सपोर्ट करने वाला कौन था, सपोर्ट करने वाला उनको यूएसएसआर था। और जैसे ही यूएसएसआर टूट गया तो इनको सपोर्ट बंद हो गई, तो इनकी गवर्नमेंट भी बढ़ जाती है। फिर 1992 से 96 के बीच में क्या होता है कि ये जितने भी वॉर लॉर्ड्स थे ये एक डिसीजन लेते हैं कि हाँ जी, हम सारे इकट्ठे होके राज करते हैं काबुल के अंदर। लेकिन बोल तो दिया इन्होंने कि हम जी राज जरूर करेंगे, लेकिन ये कभी भी एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर रहे थे। ये इसको मार रहा है, वो उसको मार रहा है, वो उसको मार रहा है, कंटिन्यू एक्टिविटीज चलती जा रही थी 1992 से 96 तक, 4 साल तक की, ठीक है। फाइनली क्या होता, जो तालिबान होता है वो इमर्ज होके आता है। और आया कहां से, इसका साउथ बेस था, कंधार जो था ये इसका साउथ बेस था, और वहां से इतना मोस्ट पावरफुल ग्रुप बन के ये उमरता है और वहां पे अपना राज कायम करता है बाकी वाले ग्रुप्स को हटा के। ये जो येलो कलर है ना, ये एक मैप दिखा रहा हूं मैं, इसमें जो येलो कलर है ना, ये है तालिबान, ठीक है, तालिबान का एरिया। और जो ये नॉर्थ वाला साइड है ना, ये बनी थी नॉर्दर्न अलायंस, जो कि मैंने अहमद शाह मसूद की बात करी थी, नॉर्दर्न अलायंस, ठीक है। 9 सितंबर 2001 में क्या होता है, अहमद शाह मसूद को भी मार दिया जाता है तालिबान के द्वारा, ठीक है। अब तालिबान का रूल जो 1996 से चला 2001 तक, 5 साल तक, ठीक है। थोड़ा सा तालिबान के बारे में बता देता हूं। तालिब का मतलब होता है स्टूडेंट। उस टाइम पे लीडर जो थे इनके, तालिब का मतलब स्टूडेंट होता है और लीडर थे मुल्ला उमर।
तालिब का मतलब स्टूडेंट होता है, और बान का मतलब आ गया कि जो जितने सारा ग्रुप बना हुआ उसको बोल दिया जाए तालिबान, ठीक है। तो लीडर कौन थे इनके? मुल्ला उमर थे। सपोर्ट की अगर बात करूं, इनको सपोर्ट और बैक्ड मिलिट्री कहां से मिल रही थी? पाकिस्तान से मिल रही थी। और इन्होंने स्ट्रिक्ट शरिया लॉ इंपोज किया हुआ था, यानी कि इनका मानना था कि जितने शरिया लॉ के अंदर जो जो कानून लिखे गए हैं, जितनी सारी चीजें लिखी गई हैं, उनको ही सारे जो लोग हैं वहां के उनको अपनाना पड़ेगा। तो उस टाइम पे इतनी क्रिटिकल सिचुएशन हो गई थी वहां की कि अगर कोई चोरी कर देता था उसका हाथ काट दिया जाता था, अगर कोई कुछ गलत करता था उसको पत्थरों से मार दिया जाता था। इस टाइप का वहां के जो लॉ बनाए गए थे, ठीक है। तो बड़ी सारी ह्यूमन राइट अब्यूज हुए वहां पे, ठीक है। वर्स्ट कंडीशंस हो गए थे वुमेन्स के लिए। तो ऐसा माना जाता था कि उस टाइम पे कि दुनिया में सबसे जो बुरी हालत वाला देश है वो अफगानिस्तान है, ठीक है। कोई एजुकेशन नहीं थी, उन्होंने बोल दिया था कि कोई औरतें पढ़नी नहीं चाहिए, ठीक है। औरतें पढ़ती ही नहीं, फ्री मूवमेंट टोटली बंद हो गई थी कि अगर औरतें बाहर निकलेंगी या तो पति के साथ निकलेंगी या तो अपने पिता के साथ निकलेंगी, ठीक है। अदरवाइज वो बाहर नहीं जा सकती, पढ़ाई नहीं कर सकती, कुछ नहीं है, ठीक है। तो अब मैं एक और ग्रुप की बात करूंगा, अलकायदा की। अलकायदा का थोड़ा सा तालिबान से अलग नजरिया था देखने का। इंटरनेशनल नेटवर्क था ये, जगह जगह से टेररिस्ट ग्रुप्स थे ये, ठीक है। टेररिस्ट ग्रुप की आइडियोलॉजी थी इनकी। एक्सट्रीमिस्ट पॉलिसी अपनाई थी इन्होंने, इस्लामिज्म से और सलफिज्म से भी, लीडर से भी। हालांकि मतलब बुरी तरीके, मतलब एक एक्सट्रीम पॉलिसी अपनाई थी। इनके लीडर उसामा बिन लादेन थे और एमन अल जवारी थे, दो लीडर थे इनके। ये ओसामा बिन लादेन कौन थे? जो मैंने आपको बताया था, कहां से आए थे? सऊदी अरेबिया से, ठीक है। रिच फैमिली से हालांकि बिलोंग करते थे, ठीक है। तो इनको सपोर्ट कौन कर रहा था? तालिबान सपोर्ट कर रहा था। तालिबान गवर्नमेंट के अंडर ये आराम से फल फूल रहे थे, आराम से अटैक्स वगैरह कर रहे थे, सब कुछ। तो फेमस अटैक्स की अगर मैं इनकी बात करूं तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे जो बॉम्बिंग हुई थी 1993 में, ठीक है। ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर वही है जो कि 9/11 में जिसके ऊपर अटैक हुआ था। तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर 1993 में हुआ। और यूएसए के जो एम्बेसी है, ठीक है, जो एम्बेसी थी अफ्रीका के अंदर, तंजीनिया और कीनिया, इन दोनों के ऊपर अटैक हुआ था 1998 में। और 9/11 में जो ये क्रैश हाईजैक हुआ था, ठीक है, प्लेन्स को हाईजैक किया था और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ऊपर, ये मैं आपको मैप दिखा रहा हूँ, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ऊपर गिराया गया था। 4 प्लेन्स को हाईजैक किया था, जिसमें से 2 तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ऊपर गिराए थे और एक पेंटागन के ऊपर गिराया था और एक मैदानी इलाकों में गिराया था, जिसमें 3000 लोगों की मौत भी हुई थी। तो उस टाइम पे जो प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, जॉर्ज बुश, उन्होंने छेड़ा वॉर ऑन टेरर। उन्होंने की बात बोली सिंपल सी, इधर यू आर विद अस और अगेंस्ट अस। तुम हमारे या तो तुम हमारे साथ हो या तो तुम हमारे अगेंस्ट हो। सिंपल सी बात है, उन्होंने यही बोला। जितनी भी सरकारें थी उनको सबको ये बोल दिया, या तो तुम हमारे साथ हो या तो तुम हमारे अगेंस्ट हो। सिंपल से, अब हम कोई नहीं देखेंगे। तो उन्होंने ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम, 2001 से 2014 के बीच में। तो पहले उन्होंने बोला कि तालिबान को कि आप ओसामा बिन लादेन को हमें सौंप दो, अदरवाइज हमें आपके ऊपर अटैक करना पड़ेगा। तो क्या होता है कि तालिबान जो होता है वो ओसामा बिन लादेन को नहीं देता है वापस। तो होता क्या है कि यूएसए जो है वो अटैक करता है अफगानिस्तान के ऊपर, ठीक है। अफगानिस्तान के ऊपर अटैक करता है और वहां के तालिबान गवर्नमेंट थी उसको भागना पड़ता है वहां से, ठीक है। दिसंबर 2001 में जो तालिबान की गवर्नमेंट होती है वो गिर जाती है और जो जितने फाइटर्स थे वो वहां से भाग जाते हैं और छुप जाते हैं। इंटरनेशनल सिक्योरिटी असिस्टेंस फोर्स ISAF जो होती है, एक यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा एक फोर्स गठन की जाती है, ISAF, इंटरनेशनल सिक्योरिटी असिस्टेंट फोर्स, ठीक है, गठन की जाती है कि अब तालिबान तो वहां से भाग गया, वहां पे कोई ना कोई तो गवर्नमेंट बिठानी है ना, जो वहां की प्रॉब्लम्स आई हैं उनको सबको सोल्यूशन तो निकालना है। तो एक गवर्नमेंट बिठाती है। हामिद करजाई जो थे वहां के, उनको वहां का प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट बनाया जाता है। इंटरिम गवर्नमेंट के मतलब इंटरिम गवर्नमेंट बिठाई जाती है कुछ टाइम के लिए, जब तक इलेक्शन वगैरह नहीं हो। तो 2001 से लेकर 2004 तक इंटरिम गवर्नमेंट बिठाई जाती है। तो 2004 में इलेक्शंस होते हैं और ये जो हामिद करजाई है ये जीत जाते हैं और 2009 में भी यही जीते थे, ठीक है। तो होता क्या है, होता यह है कि तालिबान अब भाग गया होता है, माउंटेन्स में छुप गया होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि उनका वही सेम गुरिल्ला कैंपेन्स उन्होंने स्टार्ट कर दी, ठीक है। दोबारा से उन्होंने अटैक्स करना स्टार्ट कर दी, किनके ऊपर? यूएसए की आर्मी के ऊपर। अब पहले सोवियत यूनियन पे, अब यूएसए की आर्मी के ऊपर, ठीक है, ठीक है। कई सारे एम्बुशेस की बात करूं, रोड साइड आईईडी बॉम्ब्स की बात करूं, ठीक है, आईईडी यानी कि इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस की बात करूं, ठीक है। एसिमेटिक वॉर चलते थे, एसिमेटिक वॉर यानी कि ये नहीं कि 2000 या 10 अफगानिस्तान के या तालिबान के जो वॉलर्स हैं या फाइटर्स हैं वो आ रहे हैं और सामने से लड़ रहे हैं एक दूसरे के साथ, इस तरह से नहीं। वो छुप के वॉर लड़ते थे, ठीक है। बीच में ही कहीं पे बम बिठा देंगे सड़क में और ऊपर से गाड़ी जो चलेगी वो उड़ जाएगी। तो होता क्या था, एक मैं आपको फेमस फोटो भी दिखा रहा हूं। इसमें क्या है कि
ये देखो 2 गाड़ियां रुकी भी हैं, ये बीच में चेक भी कर रहे हैं कि कहीं आईईडी लगा तो नहीं यूएसए की आर्मी। तो अब खुद सोचो कि अगर पहाड़ पे, ये जो पहाड़ है यहाँ पे अगर तालिबान के फाइटर्स बैठे हैं, तो आप खुद समझ सकते हो कि वहां से वो अगर अटैक करेंगे इनके ऊपर, तो अब बताइए कि ये कब तक वहां पे पहुंचेंगे और कब तक, तब तक जब तक वहां पहुंचेंगे वहां से वो भाग भी गए होंगे और उतने में उन्होंने इनके पता नहीं कितने सोल्जर्स मार दिए होंगे। ठीक है, तो ये सब कुछ चल रहा था तालिबान के द्वारा। तो होता क्या है कि आराम आराम से तालिबान ने कई सारे रूरल एरियाज के ऊपर तो कब्जा किया था। मैंने पहले बोला कि रूरल एरियाज के ऊपर तो कब्जा कर ही नहीं सकते जो भी फॉरेन पावर आती है, और प्रोविंस भी इन्होंने थोड़ी कुछ प्रोविंसेस भी कैप्चर करना स्टार्ट कर दी थी 2006, 2007, 2009। ठीक है, इनके बीच में इन्होंने कई सारे अटैक्स करे। तो मैं एक चीज बता दूं, जब पहला हमला किया था ना यूएसए ने, ठीक है, तो पहले हमले में सिर्फ हार्डली 100 या 150 सोल्जर्स मरे होंगे, किसके, अमेरिका के। बट जो ये पिछले 20-25 साल से जो ये युद्ध चल रहा है, इसके बीच में अभी तक कम से कम 4000 से ज्यादा सोल्जर जो हैं अमेरिका के मर चुके हैं। ठीक है, 4000। मैंने वही बात करी कि जब रूल करने की बात आएगी तो बहुत मुश्किल है, वहां पे इम्पॉसिबल है रूल करना। ठीक है, तो कुंडूज एक प्रोविंस थी उस टाइम पे, सितंबर 2015 के अंदर तालिबान ने उसको कैप्चर किया था। ठीक है, फिर क्या होता है, मई 2011 में उसामा बिन लादेन जो थे उनको मार दिया जाता है, अलकायदा के जो लीडर थे उनको मार दिया जाता है एबोटाबाद, पाकिस्तान का एक मतलब कि मिलिट्री आर्मी पाकिस्तान कैंप के थोड़ा सा दूर एक क्या कहते हैं शहर है, वहां पे इनको मार दिया जाता है। वहां पे इन्होंने उसामा बिन लादेन मिलते हैं। ठीक है, और उनको मार दिया जाता है एबोटाबाद में। तो 2016 में क्या होता है, 2016 में तालिबान कंट्रोल करता है कुछ एरियाज के ऊपर, समझ लीजिए कम से कम 20% एरिया उन्होंने कंट्रोल कर लिया होता 2016 में। ठीक है, अब क्या होता है सिचुएशन 2014 के बाद की अगर मैं बात करूं, तो अक्टूबर 2014 में इलेक्शंस हार जाते हैं। कौन, जो ये पहले बैठाए थे, जिन्होंने इलेक्शंस लड़े हुए थे। ठीक है, जिनको क्या बोलते हैं इंतरिम गवर्नमेंट का भी हेड बनाया गया था। ठीक है, तो वो हार जाते हैं और 2014 में कौन जीतते हैं, 2014 में जीते हैं अशरफ गनी, पावर उनकी आती है। ठीक है, दिसंबर 2014 में क्या होता है कि जब वो जीत जाते हैं तो जो आईएसएफ थी, आईएसएफ, ठीक है, वो ट्रांसफर करती सिक्योरिटीज को, कई सारी सिक्योरिटीज को, अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस को, कि हाँ जी ये आज के बाद आप ही लड़ोगे, आप ही करोगे। तो मैक्सिमम आर्मी वहां से वापस आ जाती है। सिर्फ 10,000 जो लोग हैं, 10,000 आर्मी के बंदे जो हैं यूएसए के, वो ही वहां पर बैठते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि ये 10,000 बंदे कुछ नहीं करते, ज्यादा इनका काम नहीं था, ये सिर्फ एडवाइस करते थे, सपोर्ट थोड़ी बहुत करते थे, और अफगानिस्तान आर्मी के साथ कहीं कहीं भी काउंटर टेरर अटैक्स भी करते थे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा चल रहा था, ज्यादा नहीं करते थे, मैक्सिमम इनका काम होता था एडवाइस देने का ही। तो तालिबान के अंदर स्प्लिट हो जाता है एक। ठीक है, तालिबान के अंदर क्या स्प्लिट हो जाता है, 2 ग्रुप्स में बढ़ जाता है। एक ग्रुप बोल रहा होता है कि हमें अफगानिस्तान की गवर्नमेंट के साथ बात करनी चाहिए और उनके साथ बैठ के गवर्नमेंट को आगे चलाना चाहिए। लेकिन जो दूसरा ग्रुप होता है वो बोलता है नहीं, हम ही राज करेंगे और किसी को राज करने नहीं देंगे। ठीक है, तो होता क्या है कि एक ये बात, दूसरी बात क्या होती है, दूसरी बात ये होती है कि आईएसआईएस जो है, आईएसआई मतलब कि इस्लामिक स्टेट्स जो है, वो भी कहीं ना कहीं अभी अफगानिस्तान के अंदर थोड़ा सा जो ईस्ट वाला इलाका है उसको ले चुकी हुई है। थोड़ा सा, ज्यादा नहीं है, लेकिन एक डर है कि कहीं ना कहीं इस्लामिक स्टेट वहां तक पहुंच चुकी है और आने वाले टाइम पे वो कहां तक पहुंच सकती है। तो ये भी था। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये होता है कि इतने टाइम में जो ये युद्ध वगैरह चल रहा होता है, इसके बीच में अफगानिस्तान पूरे वर्ल्ड की पूरेस्ट कंट्री बन जाती। पूरे वर्ल्ड में जो पूरेस्ट कंट्री की एक लिस्ट है ना, उसमें अफगानिस्तान चली गई होती, सबसे गरीब मतलब देश माना जाता है इसको। क्यों? क्योंकि वहां की जो गवर्नमेंट होती ना, मतलब बहुत करप्ट गवर्नमेंट थी। ठीक है, बहुत करप्शन होती थी। ठीक है, एक बात क्यों होती थी करप्शन, क्योंकि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या होती थी वहां पे कि जो भी अलग अलग देश के लोग थे, अलग अलग देश जो थे, वो जब वहां पे फंडिंग करते थे तो वहां की जो गवर्नमेंट होती थी या वहां की जो आर्मी होती थी वो खा लेती थी पैसा। ठीक है, और थोड़ा ही पैसा आगे दिया जाता, चाहे बैंकिंग की बात करूं, चाहे वहां की गवर्नमेंट की बात करूं, तो वो पैसा खा देते थे। होता क्या है, ठीक है, एक गवर्नमेंट करप्शन की बात करूं, हैवी गवर्नमेंट करप्शन थी। ठीक है, दूसरी हाई लिटरेसी की बात करूं, मतलब कि वहां पे पढ़ाई लिखाई तो मतलब समझ लीजिए खत्म ही थी। ठीक है, बिल्कुल टोटली खत्म ही थी। ठीक है, और अभी की अगर बात करूं मैं, तो वहां पे अभी भी अफगानिस्तान में 15 साल से जो नीचे ही जो बच्चे हैं, वो अभी वहां की जो यूथ पॉपुलेशन की बात करूं मैं तो है। ठीक है, अगर अभी भी इनको भी अगर अच्छे तरीके से नहीं पढ़ाया जाएगा तो आने वाले टाइम पे वहां पे डिजास्टर ही डिजास्टर दिखेगा। 40 साल, आने वाले 40 साल भी उनके खराब ही खराब हैं।
ह्यूज नंबर ऑफ माइंस, बहुत सारे माइंस वहां पे बैठाए जाते हैं। सुबह कुछ लोग निकलते हैं भेड़े वगैरह चराने के लिए, और वहां से दिखने को आता कि एक की टांग उड़ी हुई है, एक की बाजू उड़ी हुई है। क्यों? क्योंकि जो सोवियत यूनियन का जो युद्ध हुआ था ना, उस टाइम पे क्या हुआ था कि कई सारे माइंस बैठाए गए थे। अभी भी अफगानिस्तान, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा अगर माइंस कहीं पे हैं वो अफगानिस्तान के अंदर है। ठीक है, दो बात। तीसरी बात क्या थी कि वही मैंने आपको बता, एक तो क्या होता था, टर्न कोड जो होता है, सोल्जर जो होते थे सिक्योरिटी फोर्सेस के अंदर टर्न कोड कर देते थे, यानी कि अफगानिस्तान के खुद के सोल्जर जो होते थे वो खुद की आर्मी का, अफगानिस्तान की आर्मी के ऊपर ही कभी कभी अटैक कर देते थे, यूएसए की आर्मी के ऊपर भी अटैक कर देते थे। यानी कि अगर बाय द वे एक ट्रुप निकला हुआ है, ग्रुप निकला हुआ है बाहर, मतलब कि एम्बुश करने के लिए, ठीक है, टेररिस्ट अटैक पे, लेकिन वहां पे क्या होता है, खुद का सिपाही, किसी के बारे में पता ही नहीं है, खुद का सिपाही गोली पकड़ता और सबको भून देता है। ठीक है, इस तरह का होता था। तो उसकी वजह से फिर क्या हुआ कि बाद में जो यूएसए की आर्मी है उन्होंने इनके साथ ये जो अटैक्स वगैरह करने बंद कर दिए। तो ये सारा का सारा सिस्टम था अभी तक का। तो अभी आपको पता ही है कि तालिबान जो है वो कब्जा कर चुका यूएसए के ऊपर। ठीक है, और अब तालिबान कब्जा कर चुका, सॉरी, तो तालिबान कब्जा कर चुका अफगानिस्तान के ऊपर। तो अब तालिबान की गवर्नमेंट बैठेगी, क्या होता है क्या नहीं होता है, ये सारा का सारा इसके बाद डिस्कस करेंगे। बट अभी तक का जो ये सारा सिस्टम था 2020 तक, ये सारा का सारा 2021 इवन दैट हाफ ऑफ 2021, ये सारा का सारा सिस्टम था, ये सारे के सारे हिस्टोरिकल इवेंट्स थे। अब मैं बात करूंगा कि इंडिया का जो रोल है, क्या रोल है डेवलपमेंट ऑफ अफगानिस्तान के अंदर। तो इंडिया ने काफी सारा वहां पे इन्वेस्टमेंट भी करके रखा हुआ है। सलमा डैम एक बना था, ठीक है, ये इंडिया ने बनाया था। वहां की जो पार्लियामेंट बिल्डिंग की अगर मैं बात करूं तो इंडिया ने काफी फंडिंग करी है और उन्होंने ही बनाया है। छावर पोर्ट डेवलप कर रहे थे ताकि, क्योंकि बीच में अफगानिस्तान आ जाता है, और वो क्या करता है कि इन दोनों के बीच में आपको पता ही है पाकिस्तान और इंडिया के कैसे रिलेशन है, तो वो कभी भी बीच में ही प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, तो फिर अफगानिस्तान के अंदर टोटली ट्रेड बंद हो जाता है। तो छावर पोर्ट डेवलप कर रहे थे ईरान के अंदर, ताकि हम सी एक्सेस से ईरान में जाए और ईरान से घुस के सीधा अफगानिस्तान के अंदर ट्रेड कर सके। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा आपको इंडिया का बताऊंगा कि क्या इंडिया की स्ट्रेटेजी रही है अफगानिस्तान को लेकर पुराने टाइम से लास्ट तक। तो एंशिएंट सिविलाइजेशंस की बात करूं तो मूरा एम्पायर, कुशन एम्पायर, उन्होंने अफगानिस्तान को अपना एक हिस्सा बनाया था। ठीक है, और मिडवल एरिया की बात करूं तो मुगल एम्पायर भी जुड़े हुए थे कहीं ना कहीं इनके साथ। ठीक है, और इंडिया की ड्यूरिंग इंडिया फ्रीडम टाइम की बात करूं मैं, तो जो नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटर था, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटर प्रोविंस जो था, ठीक है, NWFP, तो वो जो खान अब्दुल गफार खान थे, वो एक प्रोमिनेंट फाइटर थे और ही हैड टाइज विद अफगानिस्तान। ठीक है, उनका अच्छा खासा अफगानिस्तान के साथ कोलैबोरेशन था। ठीक है, दूसरी बात क्या थी कि जब देश आजाद हो जाता तो उसके बाद भी इंडिया ने काफी अच्छी पॉलिसी चलाई। 1950 में इंडिया अफगान ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप हुई। ठीक है, 1950 से लेकर 1979 तक पॉजिटिव रिलेशन था इंडिया और अफगानिस्तान का। लेकिन 1979 में और 1991 तक क्या होता है, 1979 से 1991 तक पहली बात तो ये हो जाती है कि जो सोवियत इन्वेंशन होता है, वहां पे सोवियत इन्वेंशन होता है, यूएसए सपोर्ट होता है मुजाहिदीन को। तो उस टाइम पे समझ लीजिए कोल्ड वॉर की तरह चल रहा था। तो जो इंडिया था वो कोल्ड वॉर के अंदर घुसना ही नहीं चाहता था, ना इधर इनको सपोर्ट करना चाहता, ना वो यहाँ को सपोर्ट करना चाहता। तो तब कंफ्यूज था इंडिया कि करूं तो करूं क्या, मैं किसको सपोर्ट। अगर बाय द वे मैंने थोड़ा सा भी आगे जाने की कोशिश की तो कहीं यूएसए को ना लग जाए मुझे सपोर्ट कर दिया, कहीं यूएसएसआर को ना लग जाए मुझे सपोर्ट कर दिया। तो उस टाइम पे थोड़ा सा दूरी बनाना शुरू कर दिया इंडिया ने। ठीक है, फिर 1996 से लेकर 2001 तक बात करूं तो तालिबान का जब रूल हुआ तो उस टाइम पे तो काफी गंदे रिलेशंस बन गए अफगानिस्तान के अंदर। क्योंकि 1999 की अगर मैं बात करूं तो इंडिया जो एयरलाइंस थे उनको हाईजैक किया था। ठीक है, और टेक ऑफ किया था कंधार में। ठीक है, इसमें तालिबान का ही काफी हाथ था, तालिबान के मुजाहिदीन ही कर रहे थे ये सब कुछ। तो लेकिन 2001 के बाद जब यूएसएस वॉर ऑन टेरर स्टार्ट हुआ, 2001 से लेकर 2020 तक इंडिया काफी हद तक रिलेशन थोड़ा बहुत अच्छा बन गया। अच्छा क्या बना, डायरेक्टली सपोर्ट नहीं कर रहा था इंडिया, डायरेक्टली सपोर्ट नहीं कर रहा था, लेकिन अब इंडिया कहीं ना कहीं यूएसए अम्ब्रेला के अंदर ही था। तो यूएसए अब वहां पे गया हुआ था, तो इसीलिए इंडिया क्या कर रहा था कि इन्वेस्टमेंट जरूर करी थी उसने। $4 बिलियन की इन्वेस्टमेंट कर चुका था इंडिया वहां पे। ठीक है, तो अब क्या देखना है कि 2021 में इंडिया की किस तरह की पॉलिसीज आती हैं, क्या इंडिया डेवलपमेंट्स करता है अफगानिस्तान के अंदर, किस तरह की सपोर्ट करता है, तो ये इसके आगे देखेंगे। बट अभी तक का इंडिया का जो रोल है अफगानिस्तान की डेवलपमेंट के अंदर, ये सारा का सारा था। चाहे मैं एंशिएंट सिविलाइजेशन से बात करूं, एंशिएंट सिविलाइजेशन से बात करूं, या मिडिवल तक बात करूं, या मॉडर्न्स की बात करूं, तो ये अफगानिस्तान की हिस्ट्री थी। ठीक है, इंडिया का रोल भी बता दिया मैंने आपको। ठीक है, तो इसके आगे जो होगा उसके ऊपर मैं कंटिन्यूस वीडियोस लाता रहूंगा। ठीक है, इसके आगे देखेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।